द नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। खेती में सुधार की ज़रूरत क्यों थी? इफ द इकोनॉमी वॉज इन रन्स कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ दिस रेवेन्यू इनकम? देखिए, अगर जो इकोनॉमी है ये ही बहुत संकट में है तो कंपनी को कहाँ से रेवेन्यू मिलेगा? Most company officials began to feel that the investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. अब बहुत सारे कंपनी अफसर्स को लगने लग गया कि अब जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना बहुत ज़रूरी हो गया। How was this to be done? इसे कैसे किया जाए? तो 2 दशकों तक इसके ऊपर डिबेट चली, मतलब बहस चली। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। तब कंपनी ने फाइनली परमानेंट सेटलमेंट किया इन 1793 में। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार, जो राजा और तालुकदार थे वह रिकॉग्नाइज एज जमींदार। राजाओं और तालुकदार को जमींदार बनाया गया, रिकॉग्नाइज किया गया जमींदार। They were asked to collect rent from the peasants. ये किसानों से रेंट कलेक्ट करेंगे एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को जमा कराएंगे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली। इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया गया कि इतना अमाउंट आपने देना है। दैट इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज, इसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा फ्यूचर में, इसको हम नहीं बढ़ाएंगे। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। एक रेगुलर फ्लो हो जाएगा रेवेन्यू का, मतलब ये आता रहेगा आपके पास। At the same time, encourage the जमींदार to invest in improving the land. इस टाइम पे जमींदारों से कहा गया कि आप लैंड को भी इम्प्रूव करिए, इंक्रीज करिए इन्वेस्टमेंट में। Since the revenue demand of the state would not be increased, आपको रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज नहीं करना है। जमींदार वुड बेनिफिट, अब जमींदार जो है प्रोडक्शंस को इंक्रीज करके एक फायदा ले सकते थे। पर नेक्स्ट क्या हुआ? द प्रॉब्लम क्या आई? द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। अब इस परमानेंट सेटलमेंट ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, अब जो जमींदार थे ये लैंड में इम्प्रूवमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। द रेवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई, जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा था। जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा करना नहीं चाह रहे थे। रेवेन्यू को चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी, और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो रहा था, फेल हो रहा था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी ने बकायदा नीलाम कर दिया था, उसको नीलामी तक, मतलब ऑक्शन कर दिया था, नीलाम कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या हुआ? 19th सेंचुरी में सिचुएशन चेंज हो गई। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज, प्राइसेस जो है मार्केट में बढ़ गए। एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, कल्टीवेशन भी बढ़ गया। दिस मीन्ड एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द जमींदार, जमींदारों की इनकम में भी इंक्रीज हुआ, बट नो गेन फॉर द कंपनी। इस टाइम पे कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। इट कुड नॉट बी इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड, रेवेन्यू डिमांड को बढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि उसको फिक्स कर दिया गया था। अब क्या हुआ? जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो कई तो जो जमींदार थे अपनी जमीन गंवा चुके थे, जो बचे रह गए थे वो भी बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाए आमदनी की उनको उम्मीद कम दिखाई दे रही थी। अब जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल कर रहे थे, लेकिन उन्हें जमीन में सुधार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऑन द अदर हैंड द विलेजर्स, द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपेसिव। उनको ये जो सिस्टम था ये बहुत ही दमनकारी दिखाई दे रहा था। द रेंट ही पेड टू द जमींदार्स वाज हाई एंड इज राइट ऑन द लेफ्ट वॉज इनसिक्योर। वो अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, और जो लगान ले रहे थे बहुत ज़्यादा था। टू पे द रेंट ही हैड टू बी ऑफन, उनको कितनी बार इसको पे करने के लिए मनी लेंडर से लोन भी लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता, लोन नहीं चुका पाता, तो उसे जमीन से भी बेदखल कर दिया जाता था। देखिए, इसके बाद क्या हुआ बच्चों? एक नया सिस्टम, अ न्यू सिस्टम इज
एक नई व्यवस्था आई, न्यू सिस्टम आया। नया सिस्टम क्या आया? द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन। अब इसको वापस से उनको अंग्रेजों को लगने लगा कि हमें इसमें वापस से राजस्व बंदोबस्त में, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम में हमें वापस से बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपनी को शासन और व्यापार के खर्चे चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, और हम एक परमानेंट चाह रहे हैं कि हमें इतना मिलता रहे। तो अभी हम वापस से इसमें बदलाव में आ गए। अब बदलाव क्या आया? देखिए, होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था शुरू करी। मैंने आपको नाम बताया, होल्ट मैकेंजी। इन्होंने एक नई व्यवस्था को तैयार किया 1822 में। 1822 में तो इसको इफेक्ट में ला दिया गया, मतलब लागू हो गई है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गांव को, विलेज को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन बताया कि गांव जो है भारत में एक बहुत ही सामाजिक इंपॉर्टेंट सामाजिक संस्था है, और हमें गांवों को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्व का मतलब इसे हमें बचा के रख, नीडेड टू बी प्रिजर्व, हमें इसको बचा के रखना है। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव, देखिए अंडर दिस डायरेक्शन जो कलेक्टर्स थे उन्होंने गांव-गांव में दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मेजरिंग द फील्ड्स, रिकॉर्डिंग द कस्टम्स, उन्होंने खेतों को नापा, और हमारे जो कस्टम्स थे उनको, रीति रिवाजों को भी दर्ज किया कि डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कस्टम्स हैं वो भी देखे। तो इन्होंने क्या किया, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव और गांव समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। इसको स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर इसमें संशोधन की भी गुंजाइश रखी गई। तो ये वाला जो सिस्टम था, इसका जो काम करना था, ये जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस जो सिस्टम को नाम दिया गया महालवारी सिस्टम। इसको क्या नाम दिया गया? महालवारी सेटलमेंट। इसमें गांव को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है मुनरो व्यवस्था, मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम क्या था? देखिए, आपके दक्षिण भारतीय इलाके में अब जो था एक परमानेंट सेटलमेंट की बात वापस से आने लगी कि हम कैसा परमानेंट सेटलमेंट करें, और जो परमानेंट सेटलमेंट करना था इसका नाम रैयतवारी सिस्टम, जो नई व्यवस्था शुरू हुई उसका नाम है रैयतवारी सिस्टम। इसमें कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा जो कि कब्जे में कुछ इलाके आए थे, इसको देखा, और इसके बाद टॉमस मुनरो ने एक नई व्यवस्था को लागू किया, जो कि पूरे दक्षिण भारत पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। रीड और मुनरो इन दोनों को ही लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि सीधे किसानों से ही हमें अब ये वाला बंदोबस्त करना है, जो कि पीढ़ियों से वहां पर खेती करते आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो रेवेन्यू ले रहे हैं अब हम सीधा किसानों से लेते हैं, जो कि बहुत टाइम से खेती कर रहे हैं। तो इनका ये भी मानना था, मुनरो का ये भी मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी है। देखिए, मुनरो ने जो ये बात सोची कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी है, किसानों का हितैषी बन के रहना है, ये वाली जो मुनरो की जो थॉट थी कि ब्रिटिश शुड एक्ट एंड पेरेंटल फादर, कि जो किसान है, ये जो अंग्रेज हैं, ये किसानों के एक पेरेंटल फादर बन जाए, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।